अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वादे के मुताबिक आज हम हाल ही की जो गज़ल आपके निसाब में शामिल है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस गज़ल में क्या कहा जा रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और उसे हम कैसे जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कोशिश हम इसमें करेंगे। इसमें आप देखें कि जो शेर है, जो मतला है गज़ल का, है ना, ये गज़ल का मतला है। अब भागते हैं साए इश्क़े बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। इस शेर में आप देखिए ये लफ्ज जो है बुता, ये बुत की जमा है। अब ये बुत यहाँ पर किसको कहा गया है ये आप समझ सकते हैं। उर्दू शायरी में बुत का लफ्ज महबूब के लिए इस्तेमाल होता है ना। महबूब का इस्तियारे के तौर पर बुत लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बुत का मतलब क्या है, यानी एक ऐसा शख्स जो एहसास से आरी है, यानी जिसके अंदर एहसास नहीं है, जिसके अंदर दिल नहीं है, जो बड़ा सख्त है, जो संग दिल है। तो ये तमाम जो सिफात हैं वो महबूब के लिए मखसूस है। लिहाजा उर्दू शायरी में, क्लासिकल उर्दू शायरी में लफ्ज बुत का इस्तेमाल महबूब के लिए किया जाता रहा है। यहाँ भी वही इस्तेमाल है। अब ये बुता जो है वो बुत की जमा। अब यहाँ पर आप देखें कि 3 लफ्जों से मिलाकर एक लफ्ज यानी मुरक्कब तैयार किया गया है, साए इश्क़े बुता, यानी बुता के इश्क के साए से। ठीक है, इजाफत लगी हुई है, 3 इजाफत उन्होंने 2 मुरक्कब बनाया। बुता के इश्क के साए से भी दूर भागता है शायर। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप जो लफ्ज अब है, ये अब इस बात की जमानत है कि अब ऐसा हो रहा है कि वो साए इश्क के साए से, बुता के इश्क के साए से, महबूबों के इश्क के साए से भी दूर भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि लफ्ज अब का इस्तेमाल कर दिया है, लिहाजा ये अब इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये शेरी किरदार है, जो ये आशिक है, उसके साथ माजी में कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि अब वो उसके साए से भी दूर भाग रहा है। साए से दूर भागना ये मुहावरा है। साए से दूर भागने से मुराद क्या होती है, किसी चीज से बहुत ज्यादा जो है वो खौफजदा होना, बहुत ज्यादा उससे बेजार हो जाना, कि उसके साए से भी दूर भागना, यानी उस असल चीज से ज्यादा के अलावा, मतलब असल चीज की तो बात ही अलग है, उसके साए से भी भाग रहे, इतना दूरी बनाए हुए हैं, इतनी दूरी बनाए हुए हैं उससे कि उसके साए से भी दूर भाग रहे कि हम भाई हम इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये कब होगा? जब माजी में उसने उससे बहुत ज्यादा कोई नुकसान उठाया हो। यहाँ वही हुआ है कि शायर यानी आशिक जो है उसने इतना ज्यादा वो परेशान हुआ होगा, ऐसा लग रहा है कि वो उसने इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियां बर्दाश्त की हैं, ऐसी जुल्म ज्यादती का वो शिकार रहा है कि अब वो उन तमाम चीजों से घबराने लगा है, भाग रहा है। वो अब इन तमाम चीजों को दोबारा तैयार नहीं, उसके पास दोबारा जाना ही नहीं चाहता। तो कह रहा है अब भागते हैं साए इश्क़े बुता से हम। अब आप देखें दूसरे मिसरे में क्या कह रहा है, कुछ दिल से है डरे हुए, कुछ आसमां से हम। उसने अपने डरने की वजह बयान की। पहले मिसरे में बताया कि मैं डरा हुआ क्यों हूँ, और दूसरे मिसरे में वो वजह बयान कर रहा है। उसको जो है वो उसको मतलब उसको बता रहा है कि मैं क्यों डरा हुआ हूँ। तो कह रहा है कुछ तो दिल से डरा हुआ हूँ और कुछ आसमां से डरा हुआ। आसमां से डरना ये भी एक पुराने वक्तों का एक मामला ये रहा है। अक्सर इस तरह के आप अशार देखेंगे कि ये माना जाता रहा है कि जितनी भी आफात, मुश्किलात, परेशानियां आती हैं वो आसमानों की तरफ से आती है, वो किस्मत में है। तो वो ये कहना ही चाह रहा है कि मैं अपने नसीब से डरा हूँ। आसमान से डरा हूँ मतलब मैं अपने नसीब से डरा हुआ हूँ। मुझे मालूम मेरा नसीब जो है वो खराब है, किस्मत इतनी खराब है, मुझे कुछ अच्छा मिल ही नहीं सकता, मुझे हमेशा मुश्किलात का ही सामना करना पड़ेगा। आप देखिए आतिश का एक शेर आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 में भी कि न पूछ आलम बरगुश्ता तालई आतिश, बरसती आग जो बारह की आरजू करते। यानी किस्मत की बुराई की, बदनसीबी की इंतहा मत पूछो। हमारी किस्मत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि अगर हम बारिश की ख्वाहिश करें, बारिश की दुआ करें तो क्या होगा, आग बरसना शुरू हो जाए। यानी बारिश तो हो ही नहीं सकती है, उसका अपोजिट क्या होगा, आग में बरसना लगेगी। मतलब एक
خرابی کی ایک حد یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی خواہش کریں وہ ہمیں نہ ملے. یہاں یہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ میں اگر بارش کی خواہش کروں تو آگ برسنے لگے. تو یہ ہے، یہ کلاسیکل اردو شاعری کا ایک موضوع رہا ہے، اور یہاں اسی کو انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا کچھ آسماں سے ہم مراد یہ کہ اپنی قسمت سے ڈرا ہوا ہوں. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میری قسمت میں کچھ اچھا ہونا لکھا ہی نہیں ہے تو میں اس سے بڑا ڈرا ہوا ہوں. کچھ دل سے، ابھی دل کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ماضی میں اتنی زیادہ مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں کہ اب اس کا دل مزید کسی پریشانی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اب اس قدر اتنا کمزور ہو چکا ہے، اس قدر لاغر ہے، اس قدر ضعیف ہو چکا ہے اس کے دل میں اب یہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ مزید کسی غم کو، مزید کسی تکلیف کو وہ برداشت کرے. لہٰذا اس نے کہا کہ اب بھاگتے ہیں، یعنی ہم اس طرف، اس میدان میں، اس کوچے میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہتے، ہم اس طرف جھانکنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں. تو یہ شعر کی تشریح جب آپ کریں تو اس کا خیال رکھیں کہ پہلے جب تشریح کرنا شروع کریں تو آپ لفظوں کو کھول دیں. تو ایگزامنر پہ ایک امپریشن پڑتا ہے کہ بچے کو لفظی معنی جو ہے وہ معلوم ہے، تو آپ پہلے شعر کو کھول دیں اس کے کیا کیا معنی ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر اس کی تشریح شروع کریں کہ اس لفظ سے یہ مراد ہے، اس لفظ سے یہ مراد ہے. اب شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. دیکھیے، ہم جو شعر کا مطلب بیان کریں گے، آپ لکھیں گے، میں لکھوں، کوئی بھی لکھے، یقینی طور پر صرف وہی مطلب ہو ایسا نہیں ہوتا ہے نا. شعر کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، تو ہم جب بھی لکھیں اس کا خیال رکھیں کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ شاعر اس سے یہ کہنا چاہ رہا ہے. اس طرح کے لفظوں کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. تو اس طرح سے آپ اس شعر کو کی تشریح جو ہے وہ امتحان میں کر سکتے ہیں. ٹھیک، میں سمجھتی ہوں یہ شعر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں دوسرا شعر، خود رفتگی شب کا مزہ بھولتا نہیں، آئے ہیں آج آپ میں یار اب کہاں سے ہم. ٹھیک ہے، تو یہاں جو یہ لفظ خود رفتگی ہے نا، اور آئے ہیں آج آپ میں، یہ لفظ اگر کھل جائے تو شعر آسانی سمجھ میں آ جائے گا، پھر اس میں کوئی ایسی دقت نہیں. خود رفتگی، اب پہلے آپ سمجھے رفتگی کا کیا مطلب ہے. یہ جو رفتگی ہے یہ بنا ہے رفت سے. رفت کا مطلب ہوتا ہے جانا، فارسی کا لفظ رفت مطلب جانا، آمد مطلب آنا، تو یہ بنا ہے. اب خود رفتگی یعنی خود اپنے آپ سے چلے جانا. مراد کیا ہے؟ مراد ہے اپنے ہوش میں نہ رہنا. ٹھیک ہے، یعنی اپنے ہوش میں، اپنے حواس میں نہ رہنا. مراد کیا ہوگی؟ یعنی جب آدمی اتنا کانشیس نہیں ہوتا ہے نا، خود اپنے آپ میں نہیں ہوتا، تو مراد کیا ہوگی؟ اپنے ہوش میں آنا. تو یعنی اپنے آپ میں آنا یعنی ہوش میں آنا. ٹھیک ہے، تو خود رفتگی یعنی، اب آپ دیکھیں جب یہ خود رفتگی کا لفظ آیا اور آپ میں آنا، یعنی ایک چیز یہ کہ ہوش میں نہ ہونا، ایک ہوش میں آنا، تو یہ اپنے آپ میں ایک دوسرے کی ضد ہے. تو یہاں پر جس صنعت کا استعمال ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں جب آپ اشعار کی تشریح کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے باقاعدہ نمبر ہوتے ہیں. کبھی کبھی تو تشریح جب سوال آتا ہے تشریح کرنے کے لیے تو لکھا ہوتا ہے کہ فنی محاسن کی نشاندہی کیجیے، تو آپ کو وہ کرنا ہی کرنا ہوگا. نہیں بھی لکھا ہوا تو بھی کیجیے، اس کے نمبر ہوتے ہیں. لہٰذا اگر کسی شعر میں کوئی صنعت ہے تو آپ اس کی نشاندہی کیجیے. یہاں آپ کو بتانا ہوگا کہ لفظ خود رفتگی اور آپ میں آنے میں کیا ہے؟ تضاد ہے. لہٰذا اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، خود رفتگی شب کا مزہ بھولتا نہیں، آئے ہیں آج آپ میں یار اب کہاں سے ہم. شاید کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ خود رفتگی شب یعنی وہ شب، وہ رات جب میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، مجھے اپنا خیال ہی نہیں تھا، تو کیا تھا وہ، اس کا ایک الگ ہی مزہ تھا. کیوں؟ جب وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھا
تو کیا اسے وہ تکلیف پریشانیاں جو مشکلات اس کی زندگی میں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کلاسیکل اردو شاعری یا شاعری کا جو والا جو فیز ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جتنا پریشان، جتنا مشکلات میں، جتنی تکلیفوں میں عاشق کی زندگی ہوتی ہے اتنی اور کسی کی نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ اس کا ایک حصہ ہے شاعری کا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ ہوش میں ہوتا ہے تو اس کو تمام چیزیں محسوس ہوتی ہیں. اب جبکہ وہ ہوش میں نہیں ہے تو کیا ہے، سرخوشی کے عالم میں ہے. سرخوشی کا جو عالم ہوتا ہے تو اس میں اسے ہوش ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کو وہ احساس نہیں ہو رہا اپنی تکلیفوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی مشکلات کا، اپنے اس غم کا، اس کے احساس نہیں ہے. جب احساس نہیں ہے تو وہ خوش ہے. ٹھیک ہے. تو خود رفتگی شب کا مزہ، وہ رات اسے مزہ دے رہی ہے، لیکن وہ رات جب وہ ہوش میں ہوتا ہے تو اسے اپنی تمام غم، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اس کو وہ اتنی شدید ہے کہ اس کو جینے نہیں دیتی. یعنی وہ تکلیف اتنی شدید ہے کہ اس کو کسی سکون نہیں آتا ہے. لہٰذا وہ کہتا ہے آئے ہیں آج آپ میں یا رب کہاں سے ہم. اب یہاں پر وہ اپنے رب سے شکایت کر رہا ہے. یعنی جب وہ ہوش میں ہے تو وہ رب سے شکایت کرتا ہے کہ میں کیوں ہوش میں آ گیا. میں ہوش میں نہیں تھا. وہ رات بہت سکون دہ تھی میرے لیے، وہ بہت آسان تھی میرے لیے اس رات کا گزرنا، کیونکہ مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہوا. لیکن آج جب میں کہ ہوش میں ہوں تو مجھے وہ تمام تکلیفیں، وہ پریشانیاں، وہ مشکلات محسوس ہو رہی ہیں، اور وہ اتنی شدید ہیں کہ وہ میری برداشت سے باہر ہو رہی ہیں. لہٰذا میرے لیے بہت مشکل معاملہ ہے. تو اس طرح سے آپ اس شعر کی تشریح کر سکتے ہیں. یہ شعر آپ آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. اب دیکھیں آپ تیسرا شعر جو ہے وہ غزل کا، تغزل کا شعر جسے کہتے ہیں، معاملہ بندی کا شعر جسے کہتے ہیں، وہ ہے. کہہ رہے ہیں اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو. اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو. کچھ پا گئے ہیں آپ کی، کچھ پا گئے ہیں آپ کی طرز ادا سے ہم. اب یہاں میں نے آپ سے کہا کہ یہ معاملہ بندی کا شعر ہے نا. معاملہ بندی کا شعر کسے کہتے ہیں؟ معاملہ بندی کا شعر کہتے ہیں جو وہ شعر جس میں عاشق و معشوق کی جو ایک درمیانی گفتگو ہے، ان کی جو آپسی نوک جھونک ہے، وہ دکھایا جاتا ہے. اس طرح کا جس میں معاملہ ہوتا ہے اس کو ہم معاملہ بندی کا شعر کہتے ہیں. تو یہ جو شعر ہے وہ معاملہ بندی کا شعر ہے. شاعر جو ہے شعر میں محبوب سے یعنی مخاطب ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا. یعنی اب تم جس قدر چاہے ہم سے جو ہے وہ باتیں ایسی کر لو کہ تم مطلب تعلقات خراب کرنے والی باتیں جتنی چاہے، جیسی چاہے باتیں کر لو. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اب ہم کوئی پریشان نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کچھ پا گئے ہیں. کچھ پا گئے ہیں. اب ہمیں اندازہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو بگاڑ کی باتیں ہیں اس کا مقصد بگاڑنا نہیں ہے، تعلقات خراب کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف ہمیں ستانا تمہارا مقصد ہے. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں. تم آرام سے ایسی باتیں کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ پا گئے ہیں آپ کی طرز ادا سے ہم. ہمیں آپ کے انداز سے، آپ کے انداز و اعتبار سے یہ سمجھ میں آ گیا ہے، ہمیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ آپ کا مقصد تعلقات کو ختم کرنا نہیں ہے، تعلقات کو بگاڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف ہمیں ستانے کے لیے کر رہے ہیں. تو معشوق کا عاشق کو ستانا، یعنی اس کے یہ نخرے، اشوے، غمزے یہ اٹھانے میں تو عاشق کو ایک سکون، ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے. لہٰذا وہ مطمئن ہے، وہ خوش ہے کہ اب اسے کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے. اس نے وہ چیز حاصل کر لی ہے جو اس کو چاہیے. تو یہ شعر بہت آسان شعر ہے، اس میں کوئی ایسا الجھاؤ نہیں ہے، آپ آسانی سے اس کو لکھ سکتے ہیں. اب ہم چوتھے شعر پہ آ جاتے ہیں. کیا ہے صاحب؟ دلکش ہر ایک قطع صحرا رخ میں
मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से हम, दिलकश हर एक कतए सहरा है राह में, दिलकश हर एक कतए सहरा है राह में, मिलते हैं जाके देखिए कारवां से। देखिए, इस शेर को समझने के लिए आप यूँ समझ सकते हैं कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक गोल, कोई एक टारगेट लेके चलता है ना? अब उसने वो टारगेट सेट कर लिया, लेकिन उस टारगेट तक, उस गोल तक पहुँचने के लिए बहुत सारे हिंड्रेंस होते हैं जो उसको क्रॉस करना होते हैं, और अगर वो उसे क्रॉस नहीं कर पाया, उसमें उलझ जाए, तो वहाँ तक पहुँचना ये तो ताख़ीर हो जाएगी या कभी-कभी पहुँच ही नहीं पाता। आप इसको इस तरह समझ लें कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, राइट? अब आपने एक टारगेट सेट कर लिया, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे हर शख्स नीट क्रैक नहीं करता, आप सब जानते हो। कई अटेम्प्ट्स लगते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हम अ, उस टारगेट को अचीव करने में अगर हमें ताख़ीर हो रही है, यानी पहली में अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे, तीसरी में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारी ज़हानत में कोई कमी है। हमारी ज़हानत में कमी नहीं है, मसला क्या आ रहा है कि जो दरमियान में हिंड्रेंस, जो जो मुश्किलात, यानी हर चीज़ बड़ी खूबसूरत है ना, दोस्त की, सहेली की सालगिरह, वो भी अपने आप में एक कशिश रख रही है, किसी कज़िन की शादी, वो अपने आप में एक कशिश रखती है, घर में कोई और फंक्शन, कोई और मामला, वो भी अपने आप में एक इंटरेक्शन रखता है, एक कशिश रख रहा है। तो अट्रैक्शन है इन तमाम चीज़ों में जो हमारे आसपास हैं, हम उस कशिश में कितना खुद को इन्वॉल्व कर लें और कैसे खुद को बचा के निकाल के ले जाएं, ये हमारे ऊपर है ना? और किस तरह से वो चीज़ें हमें अपने आप में ड्रैग कर लेती हैं। दूसरा आप देखें, ये जो सोशल मीडिया है, ये किस तरह से हमारी पढ़ाई को इन्फ्लुएंस कर देता है कभी-कभी। मतलब सोशल मीडिया हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन कभी-कभी हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है ना? आप मोबाइल, आपने देखा कि पढ़ रहे थे, पढ़ते-पढ़ते सोचा थोड़ा-सा रिफ्रेश हो जाएँ, थोड़ा ब्रेक ले लें, मोबाइल उठा लिया, ये नॉर्मल है फीचर। आपने उठा लिया, अब रील चल रही है साहब, तो क्या हुआ कि वो वक़्त आपका ज़ाय हो गया। तो इस चीज़ से हमें खुद को बचाना है। तो अगर ये सब इसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं, हमें उसमें वहाँ तक पहुँचने में ताख़ीर होती है। अब इस शेर को आप इस रोशनी में, जो भी मैंने आपको तमाम बातें कही, इस रोशनी में इस शेर को समझने की कोशिश करेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। दिलकश हरे कतए सहरा है राह में, कता कहते हैं टुकड़ा, यानी सहरा में जितने भी छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, बड़े दिलकश हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बहुत हसीन लगते हैं, और वो अपनी पूरी कुव्वत से, पूरी शिद्दत से हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं। मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से, ऐसा पता नहीं हम कब तक अपनी कारवां से, अपनी मंजिल तक पता नहीं कब तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ इतनी अट्रैक्टिव है, इतनी पुरकशिश है कि हमें पूरी शिद्दत से अपनी जानिब खींच रही है। मुराद वही है कि दरमियान में जो मामलात आ रहे हैं, जो पुरकशिश मामलात हैं, उनसे हमें किस तरह से अपना दामन बचाते हुए अपनी मंजिल को हासिल करना है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो यही इस शेर के ज़रिए कहने की शायर ने कोशिश की है। तो इसको आप इस एग्जाम्पल के ज़रिए ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, तशरीह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी लाइव एग्जाम्पल के ज़रिए अपनी शेर को समझा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बल्कि और इंटरेक्टिव हो जाता है तो और अच्छा लगता है, और उस पर आपको स्कोरिंग भी हो जाता है। अब इस गज़ल का आखिरी शेर जो है वो है, लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से ये, है ना? है पूछेंगे, सॉरी, पूछेंगे जाके हाल ये जादू बयां से हम।
यहाँ देखिए आप, लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से, ये पूछेंगे जाके हाल ये जादू बयां से हम। तो यहाँ पर जो सनत है वो कौन सी है, वो है सनत ताली, यानी वो शेर जिसमें शायर खुद अपने कलाम की खुद अपनी तारीफ बयान करता है, तो उसको हम सनत ताली कहते हैं। जैसे कि गालिब का शेर है हजारों ख्वाहिशें, वो कौन सा एक शेर है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और। तो इस तरह के शेर जिसमें शायर जो है वो अपनी सुखन की अपनी ही शायरी की खुद तारीफ करता है, उसको जो है सिरत ताली हम लोग कहते हैं। ये शेर उसी नौइयत का शेर है जिसमें शायर ने ये मक्ता भी है, यानी मक्ता है, हाल ही ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल कर दिया, गजल का आखिरी शेर भी है। तो एक तो ये कि हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ये मक्ता है। दूसरा, अब इसमें सनत कौन सी हो गई, मैंने बता दिया आपको, सनत इसमें है सनत ताली, दो चीजें हो गई। अब इसमें आपको देखिए कि आप इसमें क्या कह रहे हैं, वो उसमें वो कह रहे हैं कि लज्जत तेरे कलाम में आई, अपने आप को एक अलग किरदार मान लिया, अपने आप को बिल्कुल अलग शख्सियत मान लिया, और हाल ही को एक अलग शख्सियत मान के अब पूछ रहे हैं कि मैं हाल ही से ये पूछूंगा कि तेरे कलाम में जो ये लज्जत है वो कहाँ से आई है। जो जादू कौन किससे पूछेंगे, हालिए जादू बयां से, यानी वो हाली जो जादू बयानी पर, अपने बयान के जादू पर माहिर है, उससे ये पूछूंगा कि आखिर ये लज्जत तुम्हारे कलाम में आई कैसे। तो यहाँ जो मकसद है शेर का वो है अपने कलाम की, अपनी शायरी की, अपनी सुखन की तारीफ करना मकसूद है। इस शेर के जरिए शायर वही कर रहा है, ज़बान का शेर है, सिरत ताली का इस्तेमाल किया है शायर ने, और अपनी शायरी की जो है वो तारीफ बयान की है। तो ये शेर आसान एक शेर है, बस इसमें ये तमाम पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। बताना है कि सिरत ताली है, बताना है कि मक्ता है, बताना है कि यहाँ पर जो है वो शायर ने अपने आप को एक अलग शख्सियत तस्वुर करते हुए हाली जादू बयां को एक अलग शख्स माना है, और वहाँ उसके जरिए से जो है वो ये कहा है कि मैं जो हूँ वो हाली जादू बयां से पूछूंगा कि तेरे कलाम में ये लज्जत कहाँ से आई। कहने का मकसद तेरा कलाम जो है वो बहुत पुरलज्जत है, यानी उसमें हर तरह की खूबी मौजूद है, जादू बयानी मौजूद है। तो ये गज़ल इस तरह से मुकम्मल होती है। मैं समझती हूँ कि गज़ल आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये चीज़ भी मैं आपको, क्योंकि कुछ तालिबात का थोड़ा मसला है, वो इसकी चीज़ भूल जाते हैं जब आप किसी भी शेर की तशरीह कर रहे हैं। शेर लिखा आपने, फिर उसका साइड हेडिंग आप डालेंगे हवाला, ठीक है। अब ये शेर भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, इम्तिहान में तो आप सिर्फ एक वर्ड लिख दीजिए, आगे का एक लफ्ज लिखिए, डाइजेस्ट कीजिए, आखिर के दो लफ्ज लिख दीजिए, उसके बाद आप हेडिंग साइड हेडिंग डालिए हवाला, और फिर लिख दीजिए कि मंदरजा बाला शेर हमारे निसाब में शामिल गजल फला से माखूज है, यानी किसका शेर है आप पहचानिए और बता दीजिए। तो ये हो जाता है हवाला, और हवाले के मार्क्स होते हैं। अब जब आप इतना लिखेंगी तो उसमें बेहतर एक आध लाइन आप शायर के मुतालिक लिख दीजिए, उसकी शायरी के मुतालिक लिख दीजिए, वो एडिशनल मामला है उससे। तो हवाले के अपने नंबर होते हैं। उसके बाद आप दूसरी हेडिंग बनाएंगे और वो होगी तशरीह, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मंदरजा बाला ही लिखिएगा क्योंकि शेर ऊपर लिखा हुआ है, बाला का मतलब होता है ऊपर। कुछ बच्चे मैंने देखा मंदरजा झेल लिख देते हैं, वो नहीं लिखना, झेल का मतलब गिवन ब्लो। अब क्योंकि ये तो गिवन अबव है ना, तो मंदरजा बाला लिखेंगे, ऊपर दिया हुआ है नीचे नहीं है, तो इसका ख्याल आपको रखना है, यहाँ पर आपको मंदरजा बाला लिखना है, ठीक है। तशरीह उसके बाद शुरू करेंगे आप, और तशरीह में आप कहेंगे कि शायद इस शेर में ये कहना चाह रहा है, ये कहता है, ये कहता है। अच्छा, ये सब चीजें आप इसमें लिखेंगे, इस तरह इसको आप एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से अगर आप इस गजल को लिखते हैं तो आप कामयाब रहेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी गजल के साथ जो आपके निसाब में शामिल है। अल्लाह हाफिज।